नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सीधी बात में आज बारी है भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की। राजनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत सालों बाद मुलाकात हुई। राजनाथ जी, आप पहले ऐसे सिंगल पॉलिटिशियन हैं जिसके इतने बार मैंने इंटरव्यू किया सीधी बात में। मुझे मालूम है सबसे ज्यादा आपके के लिए। यहाँ तक मुझे जानकारी है कि लगभग 8 या 9 बार आने से आपसे बात करना बहुत मुश्किल होता है, पर फिर भी काफी बातें की आपसे। काफी बातें। मैं एक बात भारत की सरकार को एक बधाई भी देना चाहता हूं कि कोविड की लड़ाई में आप लोगों ने पहली देसी वैक्सीन बना ली। पहले एक बात सुना, कोविड का जो इंजेक्शन बना, इतनी सबको बधाई मिलनी चाहिए। मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कब लगवाएंगे, आप कब लगवाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी जल्द कई वैक्सीन तैयार की हैं। एक ही वैक्सीन नहीं बल्कि कई वैक्सीन को तैयार करने में, 2 तो रेडी है, और उसका फाइनल ट्रायल करने में भी उन्होंने कामयाबी हासिल की है। और स्वयं समय समय पर इन वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने का काम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है। जहां तक हम लोगों के वैक्सीनेशन का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि पहले हमारे जो कोविड-19 के फ्रंट वॉरियर हैं, जो पॉलिसी बनी है आपकी, जब उनका वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा तब 50 साल की आयु के ऊपर के लोगों कि वैक्सीनेशन का सिलसिला जब प्रारंभ होगा, उस समय हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी उससे विश्वास बनता है ना लोगों का। जैसे बाकी विदेशों के अंदर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सब लगवा रहे हैं पहले से, हमारा देश ही ऐसा है जिसके अंदर नेता नहीं लगवा रहे, जनता लगवा रही है, क्योंकि आप चाहते जनता पहले लगा, तो विश्वास बढ़ता है। और कोई बात नहीं है इसके अंदर। आपको लगता नहीं है कि विश्वास बढ़ाने के लिए सवाल प्रश्न जो उठते हैं उसके ऊपर खत्म नहीं उठे, तो चलो मैं नेता बन के सबसे पहले मैं आता हूँ? नहीं, ऐसा मैं समझता हूँ देश की जनता इस रूप में उसे नहीं लेगी। क्योंकि फाइनल ट्रायल हो चुका है, इस देश के वैज्ञानिकों ने, चिकित्सकों ने सब किया है। और मैं समझता हूं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों और चिकित्सकों के ऊपर इस देश की जनता का भरोसा है, और हम लोग भी आश्वस्त कर रहे हैं, क्योंकि उसके सारे परिणाम। कोविड की लड़ाई तो हम जीत गए, कोविड की लड़ाई तो हम लगभग जीत गए हैं, लगता है कि बहुत कम केसेस हो गए हैं। पर आपको लगता है कि चाइना और पाकिस्तान की लड़ाई कैसे जीतेंगे आप? मैं समझता हूं कोविड-19 के इस चुनौती का जिस मजबूती के साथ मुकाबला हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस देश की जनता ने किया है, उसकी इतनी भी सराहना की है वह कम है। पर अब जहां तक इंडो चाइना जो इस समय स्टैंड ऑफ चल रहा है, लड़ाई लड़ रहे थे ना पिछले 10 महीने से, उनसे भी लड़ाई चाहे बॉर्डर पे नहीं हुई तो लड़ाई तो हो ही रही थी ना। लड़ाई शब्दों की लड़ाई तो हो रही थी ना। शब्दों की लड़ाई नहीं, लड़ाई तो ऐसे गलवान में लड़ाई हुई ही थी, और हमारे बहादुर सेना के जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय भी दिया है। उसमें हमारे 20 जवान शहीद भी हुए हैं। नहीं, आप पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर के, लगता है स्ट्रेटेजिकली दोनों मिलकर के कर रहे हैं ना। स्ट्रेटेजी तो उनकी भारत के खिलाफ दोनों की मिली जुली है। चाहे जितने भी लोगों को मिलकर लड़ाई लड़ना हो, लड़ें। मैं इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा करने में हमारी सेना पूरी तरह से सक्षम है। क्योंकि आपके डिफेंस के लोगों ने कई बार स्टेटमेंट भी दी है और डबल वॉर की बात है, और 2-4 देशों को साथ लेकर यदि कोई किसी एक देश के साथ लड़ने के लिए कोई कोशिश करेगा, तो किस प्रकार की भयावह स्थिति इस अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में पैदा होगी, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आपको लगता है नहीं कि दोनों मिलकर स्ट्रेटेजी बना के कर रहे हैं? कोई करे क्यों, मुझे किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी है। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं, भारत एक ऐसा देश है जिसने न तो पहले भी किसी देश के ऊपर आक्रमण किया है और आगे भी किसी देश के ऊपर सबसे पहले आक्रमण करेगा। उसका फायदा उठाते हैं ना लोग। लेकिन यदि भारत के ऊपर किसी ने आक्रमण किया तब उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पर इन दोनों में अगर आप कहते हैं, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि आप क्योंकि रक्षा मंत्री हैं तो आपको जो भी कहना है कहेंगे, समझ सके, पर इन दोनों में आपको लगता है सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है, पाकिस्तान या चाइना? हम दुश्मन तो दुनिया में किसी देश को नहीं मानते। ये मित्र तो नहीं है हमारे? नहीं, मित्र हो अथवा न हो, दुश्मन हम किसी को नहीं मानते। तो मित्र तो नहीं है ना, मित्र की कैटेगरी में तो नहीं है। मैंने इस समय के जो हालात हैं उसमें ये मित्र तो नहीं है ना। जो मुझे कहना था प्रभु जी उतना मैंने कह दिया। नहीं, आपने कहा दुश्मन हम आप किसी को मानते नहीं। हम दुश्मन किसी को नहीं मानते, मित्र ये है नहीं। बस ये है कि हम हमारी तरफ आंख उठाकर यदि कोई देखने की कोशिश करेगा तो आंख से आंख मिलाकर
हम उसका जवाब देने की कला भी जानते नहीं, मैं कह रहा हूं खतरा किससे ज्यादा, पाकिस्तान से, चाइना से? चलो इस बात पे हम किसी से भी कोई खतरा नहीं मानते हैं। हर खतरे का मुकाबला करने की कुव्वत हमारे देश की सेना के जवानों के आप अंदर है। कहना है कि बस यही हमारे को कहना पाकिस्तान और चाइना से कोई भी खतरा नहीं है आज? चाहिए। जो भी होगा, किसी भी प्रकार का खतरा कहीं से भी होगा, उसका पूरी ताकत के साथ हमारे देश की सेना उसका मुकाबला करेगी और मुकाबला करने में चाइना के साथ कोई उसका मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। चाइना के साथ डायलॉग शुरू किया आपने, फिर रुक गए, क्यों रुके हुए हैं? हम नहीं रुके। डायलॉग का सिलसिला तो प्रारंभ हुआ था। हाँ? रुक गया ना? यदि डायलॉग यदि चला था तो केवल भारत के कारण डायलॉग नहीं चला था। हाँ? ये दोनों मिलकर, चाइना भी चाहता था कि डायलॉग होना चाहिए। तो अब कौन नहीं चाहता नहीं होना चाहिए? अब हमारी तरफ से जो भी मैसेज जाने चाहिए उनको मैसेज गए हैं। अब उनके मैसेज की प्रतीक्षा है। जब चाइना चाहेगा तब उसके साथ डायलॉग करने को भारत तैयार है। फ्यूचर में कोई डायलॉग होगा या नहीं होगा इन दोनों? अब इस बारे में कोई दावे के साथ मैं कुछ नहीं कह सकता। अब ये निर्भर करता है हमारे पड़ोसी चीन के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर पॉलिसी आपकी बड़ी क्लियर है कि हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे। पाकिस्तान के बारे में ही नहीं, चाइना के बारे में भी हमारी पॉलिसी बहुत ही क्लियर है। नहीं, चाइना के साथ ये कि हम बातचीत करेंगे ही नहीं, इसके बारे में आप कह नहीं रहे करेंगे कि नहीं करेंगे? किसके बारे में? पाकिस्तान से बातचीत तो नहीं करोगे ना अभी? बातचीत का इस समय कोई मुद्दा ही नहीं है बातचीत करने का। क्योंकि लोग प्रेशर था डायलॉग होना चाहिए। जब तक पाकिस्तान अपनी आतंकवादी गतिविधियों को रोकता नहीं है अथवा आतंकवाद का सहारा लेकर भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करने की जो उसकी कार्रवाई चल रही है, जब तक उस पर रोक नहीं लगाता तब तक उससे बातचीत करने का कोई उचित। क्योंकि मैं आंकड़ों से देख रहा हूँ ना कि जब तक एनडीए सरकार आई है, जब पिछले साल के इनकर्शन जो कह सकते हैं, बॉर्डर के ऊपर हलचल 5000 केसेस की आपकी बुकलेट में है। तो पहले इतने नहीं होते थे, इसमें कुछ ना कुछ छेड़ते रहते हैं ना हम लोगों को, और हम अपने बैठे थे चुप करके। इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से बातचीत बिल्कुल नहीं करेंगे, चाइना के बारे में आप कुछ कहना नहीं चाहते। एलओसी का जहां तक प्रश्न है, एलओसी पर बराबर ही है, सच है कि पाकिस्तान बराबर नापाक हरकतें करता रहता है। और मैं तो कहना चाहता हूं कि आतंकवादी गतिविधियों का सहारा लेकर भारत को सदैव और डिस्टेबलाइज करने की कोशिश पाकिस्तान करता है, और पाकिस्तान को इन हरकतों से बाज आना चाहिए। लेकिन हमारे सेना के जवान भी मुंहतोड़ जवाब देते रहते हैं। चाइना का जहां तक प्रश्न है, चाइना के साथ स्टैंड ऑफ हुआ था, गलवान में संघर्ष भी हुआ था, हमारे सेना के जवानों में शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। बाद में बातचीत का सिलसिला प्रारंभ हुआ था, और एलएसी पे पहले भी इधर आने की कोशिश की आपने। इस समय रुका हुआ है बातचीत का सिलसिला। यह कब प्रारंभ होगा यह निर्भर करता है चीन के ऊपर, भारत के ऊपर नहीं। चीन के ऊपर किस तरह से निर्भर करता है? भारत, यदि चीन चाहता है बात करना भारत के साथ, तो भारत बात करने के लिए तैयार है। चीन नहीं, अभी तक उन्होंने चीन हम किसी भी अपने पड़ोसी देश के साथ समस्याओं का समाधान चाहते हैं, और समाधान करने के लिए बैठकर बातचीत करने के लिए पूरी चाइना के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन कई बार होता है। पाकिस्तान की पहले एक बात कर लूँ कि पाकिस्तान जब से वहां, आपको लगता है कि इन्फिल्ट्रेशन तो बंद किया नहीं, हर लोग घुसाते रहते हैं, लोग अंदर आते रहते हैं, आपको लगा है पाकिस्तान के अंदर अभी भी वहां की सेना या वहां के लोग अभी भी आतंकवाद को बढ़ावा देकर पुश कर रहे हैं लोगों को इधर? प्रभु जी, आपको जानकारी नहीं है ना? ये बात सही है कि आतंकवादियों को भारत के अंदर घुसपैठ कराने की कोशिश बराबर अभी भी जारी है, पाकिस्तान की तरफ से होती रहती है, लेकिन बराबर हमारे सेना के जवान उसका मुंहतोड़ जवाब देते हैं। और सीज फायर वायलेशन जो होता है वो केवल पाकिस्तान आतंकवादियों को भारत में प्रवेश कराने की कोशिश करता है, इस कारणों को करता है। अभी तो थोड़ी सर्दी है, कम हो गया होगा ना, फिर लगता है कम और अधिक का सिलसिला चलता रहे, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। हमारे सेना के जवान उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है आजकल, उसको लगता है कि डिस्टेबलाइजेशन वहाँ पर होगा, कमज़ोर होगी सरकार, जो वैसे ही सरकार कमज़ोर है, आर्मी के कब्जे में है, तो आपको लगता है भारत के लिए खतरा ज़्यादा नहीं पैदा हो जाता कि कम यहाँ लोग हरा करके? चिंता मत करिए, भारत चाहे जितनी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, जितने बड़े खतरे क्यों ना हो, उनका मुकाबला करने की कुवत रखता है। कि वार की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है ना, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कुछ भी करेंगे। वार की यहाँ चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूँ, उनकी तरफ से कह रहा हूँ। जिस भी प्रकार की संभावनाओं के बारे में आप सोच सकते हैं, उन सारी संभावनाओं को यदि मैं चुनौती के रूप में यदि स्वीकार करूं तो मैं कह सकता हूं उस चुनौती पर विजय प्राप्त करने की ताकत हम भारतवासियों के अंदर है। नहीं, चाइना में जो अभी है, अभी लगता है कि ये सीजनल सीज फायर जिसको बोलते हैं ना, मौसम की वजह से रुक जाते हैं लोग थोड़े दिन के लिए, तो ये भी सीजनल है या भविष्य में भी कोई टेंशन कम होने की संभावना है? इसके बारे में जिसको आकलन करना हो वह करे। मतलब मैं इतना ही कह सकता हूं, बातचीत चल रही है, बातचीत रुकी हुई है।
और अच्छा हो, उनके घर बॉल उनके कोर्ट में। अच्छा हो, बातचीत के द्वारा भारत और चाइना के बीच की समस्या का समाधान हो जाए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। लीड उनको लेनी पड़ेगी इसके लिए। हाँ, लेकिन मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कोई भी हरकत भारत की तरफ से पहले नहीं होगी। हम इनिशिएट नहीं करेंगे, डायलॉग इनिशिएट नहीं करोगे, झगड़ा भी इनिशिएट नहीं करोगे। लेकिन यदि हमारे किसी पड़ोसी के द्वारा इनिशिएट किया जाएगा तो उसका रिस्पॉन्स देंगे। हम उसका साधारण रिस्पॉन्स नहीं देंगे जितने धीमे से आप बोल रहे हैं, पूरी ताकत के साथ हम उसका रिस्पॉन्स देंगे। नहीं, वो तो लड़ाई की बात कर रहे हैं आप। अगर उन्होंने कुछ किया तो आप भी वापस करेंगे। मैं डायलॉग की डायलॉग का इनिशिएटिव आप पहले लेंगे या वो लेंगे? आप नहीं, डायलॉग तो चलिए, आपने कहा कि वही उनकी तरफ से जब कहेंगे। डायलॉग इनिशिएटिव लेने का प्रश्न नहीं, डायलॉग तो दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर ही होती है। और इधर जो बंद हुई है, अब इसमें चाइना को ही कहना है कि लीड लेना है, उसको लीड लेना है कि कब बातचीत होगी। हम तैयार हैं बातचीत की, कंडीशन कोई नहीं है। नहीं, हम कोई कंडीशन नहीं, बैठे बातचीत हो। पर इसके बारे में एक बार फिर से स्पष्ट है कि आपने कहा उधर से कोई आया नहीं, इधर से कोई गया नहीं। LAC पे प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया था, ना उधर से कोई आया ना इधर से, हमारी पोस्ट पे किसी ने कोई कब्जा नहीं किया, आपकी वेबसाइट पे कुछ छप गया। प्रभु जी, मैं देश की जनता के सामने एक रक्षा मंत्री के रूप में मैं कहना चाहता हूं, पूरी नीयत, साफ नीयत और ईमान के साथ मैं कहना चाहता हूं, भारत के इतिहास में पहली बार जिस तरीके से हमारे भारत के सेना के जवानों ने अपने शौर्य, पराक्रम और साथ ही साथ संयम का परिचय दिया है, उसकी जानकारी यदि पूरे देश को हो जाएगी तो सचमुच हर देशवासी का मस्तक गौरव के साथ ऊंचा हो जाएगा। सीक्रेट क्यों रखा हुआ फिर इसका? बस जो मैं कह रहा हूं, इतना समझिए। उसके अब जितनी सराहना की जाए हमारे देश की सेना के जवानों की शौर्य और पराक्रम की, क्योंकि पहले की हिस्ट्री है तो उन्होंने हमारा सचमुच अपने सेना के जवानों का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, जिस तरह से उनको खदेड़ के बाहर हृदय की गहराइयों से। अब आगे कुछ नहीं कहूंगा, जितना नहीं, वो तो पुरानी हिस्ट्री है ना कि हमारा 36,000 किलोमीटर पहले जमाने से कब्जा कर रखा है, जिसे हटते नहीं है बाहर, तो उसके बाद कोशिश करते रहते हैं। हाल की आज की बात मैं कर रहा हूं। हाँ, नहीं, एक बात बताइए कि जो इतना वहां पर उन्होंने बिल्डअप किया हुआ है, आर्मी का, एयरफोर्स का, आपने भी किया है, पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफी सर्दियों के मामले देखते बड़ा वीक है। आप अभी इंप्रूव कर रहे हैं उसको। हाँ, इसे मैं मानता हूं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पहले जितना तेजी के साथ हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम सीमा पर तेजी के साथ प्रारंभ हुआ, हो रहा है, चलेगा। हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यदि हम सीमा पर करना चाहते हैं तो किसी से युद्ध करने के लिए नहीं, बस सीमा पर बना रहे हैं आप, सीमा पर रहने वाले जो हमारे भारतवासी हैं उनकी सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उन क्षेत्रों के विकास के लिए। नहीं, अब जो आपने पहले कहा टू फ्रंट वार, आपने कहा क्या इकट्ठे हो जाए टू फ्रंट वार, जो स्ट्रेटेजिस्ट लिख रहे हैं, डिफेंस एनालिस्ट जो हम लोगों को करना आपके आर्मी के लोगों ने फ्रंट हो, टू फ्रंट हो, थ्री फ्रंट हो, जो भी फ्रंट हो, बात मैं कह रहा हूं, जो भी होगा हम जरूरत पड़ेगी मुकाबला करने की, भारतवर्ष के बाद इस वक्त बहुत स्ट्रांग लीडरशिप है। हम वार मांगर नहीं है, यह भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हम शांति के पुजारी, हम शांति चाहते हैं। तो अभी तो लोग कब्जा कर रहे थे आपकी जमीन पर, कभी पहले पंचशील के नाम पे कर लेते हैं, कभी किसी और नाम से कर लेते हैं, पाकिस्तानी घुसाते हैं, तो नुकसान नहीं हो रहा है इसका शांति के पुजारी का? किसी नाम पर कोई किसी ने समझौता किया हो, किसी नाम पर कोई समझौता करने की सोचे, लेकिन इस राष्ट्र के स्वाभिमान की कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता। राजनाथ जी, आप तो अटल जी के यहाँ भी मंत्री रहे हैं, अटल जी प्रधानमंत्री के अंदर आपने काम भी किया है, उनकी विचारधारा से उन्होंने क्या कहा था? आर पार की लड़ाई होके रहेगी। उनका सपना था आर पार की लड़ाई। राजनाथ सिंह जी कब करेंगे पाकिस्तान के साथ? सुन लीजिए, कहा था तो कारगिल पर विजय प्राप्त करके उन्होंने दिखाया। उन्होंने की ना, उसके बाद भी कहा था उन्होंने, एक बार कारगिल के बाद भी कहा आर पार की लड़ाई होगी। जब गए थे कश्मीर, क्या आर पार की लड़ाई होगी? और राजनाथ जी, क्योंकि आप तो उनके काफी एडमायरर में थे, और आप उनके सपनों का पालन मोदी जी और आप, आर पार की लड़ाई का समय कब आएगा? मैंने कारगिल का युद्ध हुआ था तो उस समय नहीं, अभी भी तो होता है ना। आपने कहा पाकिस्तान हमारे को दो तंग कर रहा है, भेजे जा रहा है। कोई हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो आर पार की लड़ाई होगी ही, ये स्वाभाविक है। ये जो कोल्ड वार, रोज आपके 300 लोग मारे जा रहे हैं, 5,000 इनकर्शन कर दिए गए हैं। कहाँ 300 से कर साल भर में मरे ना एकदम। जितने लोग मरे हैं अभी, आप 300 की गिनती कर लीजिए, मर गए सीधे जो ये आतंक छुप कर, हाँ छुप कर, लुके छुपे आतंकवादी गतिविधियों का सहारा लेकर वो केवल भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। कश्मीर को नॉर्मलाइज नहीं होने देते ना। भारत की कुव्वत को प्रभु ये भी आप तक ने देखा नहीं, भारत की धरती से नहीं,
उस धरती पर जाकर आतंकवादी ठिकानों का सफाया करके सैकड़ों की संख्या में आतंकवादियों का सफाया करने में हमारे देश की बहादुर सेना के जवानों ने, वायुसेना के जवानों ने कामयाबी हासिल की है। पर चाइना और पाकिस्तान के साथ आप एक तरह से स्टैंड ले लिए थे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में पर्टिकुलरली ट्रंप साहब आपके साथ थे। अब ट्रंप साहब तो चले गए, वो भी मित्र थे हमारे। हम किसी के सहारे, ट्रंप के जाने से हमारे को कोई नहीं, हम किसी के सहारे अथवा वैसाखी लेकर हम लड़ाई लड़ने वाले भारत के लोग नहीं हैं, ये मान लीजिए। नहीं, कूटनीति तो होती है ना, कई बार समर्थन मिलता है। पाकिस्तान आइसोलेट हो गया था, चाइना आइसोलेट हो गया था। प्रभु जी बहुत पुराने जमाने की बात कर रहे हैं। मतलब ट्रंप तो अभी जा रहे हैं ना। आप भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। नहीं, आपको लगता है ट्रंप के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे यहाँ डिफेंस मैकेनिज्म पे, स्ट्रेटजी? ये बस जो मुझे कहना था मैंने कह दिया है, इससे ज्यादा नहीं कहूँ। अब तिब्बत का मामला जैसे है, तिब्बत के बारे में कि प्रधानमंत्री अटल जी के ज़माने में तिब्बत को माना था कि चाइना का पार्ट है, उससे पहले तो नहीं माना गया था। उसके बाद कंसेशन चाइना ने दिया नहीं, तिब्बत की वजह से झगड़े होते रहे हैं अभी तक। लगता था कोई गलती हो गई थी तिब्बत की वजह से इधर कोई झगड़े नहीं हुए। तिब्बत ऐसा नहीं है। उसके बाद नेपाल चढ़ गया, नेपाल ने कहा आप सड़कें बनाने लगे उत्तराखंड में, नेपाल कुछ भी हो। नेपाल का जहां तक प्रश्न है, नेपाल के हमारे बहुत ही प्रगाढ़ सांस्कृतिक रिश्ते हैं और हमारा पड़ोसी ही नेपाल नहीं है बल्कि हमारा नेपाल भाई है। चाहे नेपाल हमारे बारे में जो कुछ भी टिप्पणी करे, हम नेपाल के संबंध में कोई एडवर्स कमेंट कभी नहीं कर सकते हैं, कोई प्रतिकूल टिप्पणी हम कभी नहीं कर सकते। हमारा भाई यदि हमसे किसी बात को लेकर नाराज होता है तो वो चाइना के साथ मिलकर आपके साथ कोई ना इत्तेफाकी पैदा होती है तो हम उसके साथ बैठकर उससे बातचीत करके उसको समझाएंगे, मनाएंगे, उसको प्यार देंगे। वो हमारा परिवार है। हम नेपाल के लोगों को जिस तरह से स्टेटमेंट आई है पिछले 2 से जो सरकार है, नेपाल के लोगों का नहीं, एक दो नेताओं का, नेपाल के लोगों का मत कहिए ना। नेपाल से नेपाल, भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी के रिश्ते हैं, ये मत भूलिए प्रभु जी। हम इस रोटी बेटी के रिश्ते को कभी टूटने नहीं देंगे। सांस्कृतिक रिश्ते तो हैं ही, सामाजिक रिश्ते तो हैं ही, नेपाल के साथ हर प्रकार के रिश्ते हमारे नेपाल के, नहीं नेपाल के लोगों के साथ हैं। नेपाल जो सरकार जो है उसके साथ तो नहीं है। नेपाल के साथ किसी भी प्रकार की दुश्मनी के बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, करेंगे। पर उन्होंने कहा ना हमारे इलाके में आप सड़क बना रहे हैं। किस कोई कह दिया होगा एक दो, प्रधानमंत्री ने कहा था। ये तो भाई और भाइयों के बीच कभी हो जाता है कि इस भाई ने मेरी जमीन ये ले ली, अधिक उस भाई ने ले ली। क्या भाई एक दूसरे को गोली मारे? भाई बैठ कर यदि कोई समस्या होगी तो उसका नहीं बोल। श्रीलंका के साथ भी कई बार टेंशन हो जाती है। आपके टेंशन श्रीलंका के साथ भी, नेपाल के साथ भी, बांग्लादेश के साथ थोड़े सॉफ्ट, अभी कोई झगड़ा नहीं है ज़्यादा लगता है। तो आपको लगता नहीं कि इस तरीके से चाइना जो है एक यूज कर रहा है? नहीं, श्रीलंका वगैरह सब सारे देशों के साथ रिश्ते अच्छे हैं हमारे। नहीं, मैं सिर्फ चाइना से एक बात कर रहा हूँ कि चाइना इस रीजन के अंदर जो टेंशन बनी है पिछले, तो हेडलाइन चाइना ही आती है ना उस अखबारों के अंदर। दूसरे दिन कोविड के बाद दूसरी हेडलाइन कभी आती है चाइना पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान। कितने सालों तक चाइना पाकिस्तान हेडलाइन हम टॉलरेट करते रहेंगे और हमारा डिफेंस बजट भी उसी हिसाब से बढ़ता रहता है। आपके सरकार ने तो बहुत ज़्यादा डिफेंस बजट बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च भी किया। हम जिम्मेदार तो है नहीं, इनके तो पड़ोसी है ना। मतलब पड़ोसी हैं तो पड़ोसियों को सोचना पड़ेगा। क्योंकि हम तो यदि हरकत होगी तो जवाब देंगे। नहीं, उसके लिए आपको तैयारी, इतना कह रहा हूँ कि तैयारी वारी चिंता मत करिए, सब ठीक है। आपने राफेल जो है 36 ले लिए, 36 के आंकड़े को कब पार करेंगे और कब लाएंगे कि नहीं? बस मैं इन सब आंकड़ों के बारे में और सारे प्लेन्स, प्लेटफॉर्म्स और वेपन्स की चर्चा यहाँ नहीं करना चाहूंगा। मैं तैयारी पूरी है आपकी, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि भारत पहले की दुनिया के किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन भारत के ऊपर यदि कोई आक्रमण करेगा, भारत के साथ यदि कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो हर सरकार की उसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। बस यही पॉलिसी है हमारी, इसके अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं कहना। किसान, आप तो कृषि मंत्री रहे हैं अटल जी के, आपने बड़े बड़े हैंडल किए हैं, यूपी के आप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जानते हैं जिस तरह से किसान आंदोलन चला, उसको आप किस तरह से देखते हैं? खत्म तो हुआ नहीं अभी। नहीं, मैं तो किसान भाइयों से मैंने अपील की थी। आपने कहा था कि हम एक साल चला के देखें, दूसरा चला के देखें। सर, मैंने यही अपील की थी, सरकार के साथ बैठकर बातचीत करें, आवश्यकता पड़े तो एग्रीकल्चर से संबंधित जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स को साथ लेकर क्लाज बाई क्लाज जो है डिस्कशन करें। जहां भी आवश्यक होगा इन तीनों कानूनों में संशोधन करना, वह संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है। बात मैंने पहले भी कहा था। ये वो तो रिपीट और आज भी मैं अपने किसान भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूं
कि न्यायपालिका के द्वारा, इस देश की सर्वोच्च न्यायपालिका के द्वारा एक फैसला आया है, उस फैसले का हमको सम्मान करना चाहिए। यदि उन्होंने कोई कमेटी बनाई है तो भले ही कमेटी के लोगों से आप सहमत हों अथवा असहमत हों, लेकिन चूंकि इस देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च न्यायपालिका के द्वारा वह कमेटी बनाई गई है, कम से कम न्यायपालिका के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए आप अपनी बात उनके सामने रखें। भले ही उस कमेटी के रिकमेंडेशंस को आप माने या न माने, यह आपका फैसला है। यह मैं किसान भाइयों से इतने दिन लग गए, जैसे 48-40 दिन होने वाले हैं लगभग, कितने लोग मर गए बेचारे किसान, वहां पर ठंड में मर गए, कुछ और तरीके से मर गए। आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं दोनों तरफ से, उनकी तरफ से भी जिद थी और आपकी तरफ से भी जिद थी? नहीं, सरकार ने तो बराबर अपनी तरफ से यही कोशिश की। तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हाँ, नहीं, बातचीत करते भी रहे, बातचीत करते रहे। सरकार का यह कहना था कि क्लास बाई क्लास आप डिस्कशन करिए, जहां भी संशोधन करने की आवश्यकता होगी सरकार संशोधन करेगी। यह जो है, जो हमारी सरकार की तरफ से लोग बैठे थे। मैं आपसे इसलिए सवाल करूं, कृषि मंत्री थे, आपको लगता कि उनकी... मैं कृषि मंत्री नहीं था, मैं बिल्कुल किसान भी हैं आप, किसान है बाय नेचर में, इसलिए आपको उनकी मांगों में कहीं ना कहीं लगता है जस्टिफिकेशन था ना? नहीं, मैं जहां तक समझता हूं तीनों कानूनों के बारे में जो मैंने अध्ययन किया है वह इस बात को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि ताकि इस देश के किसानों की आमदनी को हम कैसे बढ़ा सकें, 2 गुना कर सकें, 2.5 गुना कर सकें, 3 गुना कर सकें। पर कंसल्टेशन उनका जो उनका कहना है, कंसल्टेशन भी एग्रीकल्चर के संबंध में भी जब हमारी प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई है तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि सबसे बड़ी आबादी इस देश की हमारे किसान भाइयों की है। जल्दी क्या थी और जिस गरीबी और गुर्बत में हमारा किसान भाई जिस पसीना जल्दी क्या थी अपनी जिंदगी को गुजारता है, उसको सुधारने के लिए हमको कुछ करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने तीनों कानून पास किया, पर जल्दी किया, कोविड में किया आपने, एकदम सेशन बुला करके, आप नॉर्मल सेशन नहीं किया आपने। कोविड के आखिरी दिन ऑपोजिशन का कहना है कि आपने जबरदस्ती उस दिन पास कर दिया वॉइस वोट से, क्लास बाई क्लास आप कहने डिस्कशन उनके लिए तैयार हैं। 7 या 8 राउंड की हमारे किसान भाइयों से बातचीत हो चुकी है। मैं कह रहा हूं जल्दी में कानून जल्दी बनाने की जरूरत, आपने कहा कि इनकम बढ़ाने की जरूरत थी, ठीक बात है। यह सिलसिला 15, 16, 17 वर्षों से चला आ रहा था भाई, कभी ना कभी तो क्लिंच होना था ना। अच्छा, दूसरी चीज जो भी हो, चाहे इस एक्ट के बारे में किसी की कोई भी ओपिनियन हो, हमारी ओपिनियन तो बहुत साफ है, क्योंकि इन एक्ट्स को देखने के बाद मैं स्वयं किसान होने के नाते इस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं कि इससे किसानों का लाभ होगा। लेकिन यदि हमारे किसी भी किसान भाई को यह लगता है कि इन तीनों कानूनों से हमको लाभ नहीं होगा, नुकसान होगा, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक शीश झुकाकर अनुरोध करना चाहता हूं, आप ये बतलाइए कि इस क्लाज में यह परिवर्तन कर दीजिए, यह क्लाज में यह संशोधन कर दीजिए। वह करने को सरकार पूरी तरह से तैयार है। नहीं, वो तो संशोधन की बात है, अब तो कमेटी बन गई, अब तो वो स्टेज क्रॉस हो गई। निवेदन और अपने में किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक इनके ऊपर भरोसा और विश्वास होना चाहिए। और विश्वास तो इसलिए नहीं कि आपका बिल तो न्यायपालिका तो जहां तक न्यायपालिका है, न्यायपालिका के प्रति पक्ष अथवा विपक्ष सबका विश्वास और भरोसा होता है। नहीं राणा जी, मैं सवाल न्यायपालिका ने एक फैसला दे दिया है। अब आप कहते हैं कि कमेटी में वही लोग हैं जिन लोगों ने कानून को समर्थन किया, मान लेता हूं, आप ही की यदि बात मैं मान लूं, तो मैं इतना ही आपसे केवल हाथ जोड़कर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायपालिका ने इस कमेटी को बनाया है, आप जाइए, अपना पक्ष रखिए। अब कमेटी जब अपनी रिपोर्ट दे, आपकी इच्छा के, आपके मनोनुकूल वह न हो, तो आप उसका विरोध करिए। राणा जी, आप तो कह रहे हैं आप बीजेपी के अध्यक्ष रहे और कांग्रेस कहें जी अब बीजेपी के लोग मेंबर हैं, हम हमसे मनवा लेंगे बात। उन चारों लोगों का स्टेटमेंट है, आर्टिकल्स हैं पूरे लिखे हुए। हम कहां कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, ठीक है, बना दिया, तो सुप्रीम की मालिक। हम कहां कह रहे हैं कि आप सुप्रीम में ये जो कमेटी बनी है उसकी जो रिपोर्ट आती है उसको आप स्वीकार ही कर लीजिए। आपको लगता है कि आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं है, गुस्सा तो राजा जी, एक चीज जो है, आपने जो बात की, आपको ये नहीं लगता कि आपके पार्टी के छोटे बड़े नेता जो हैं उनको खालिस्तानी कह दें, नक्सलाइट कह दें? किसी भी सूरत में लोगों ने कहा, अपने किसी भी सूरत में अपने सिख भाई को खालिस्तानी कहा जाना बर्दाश्त, जो आपकी पार्टी के कुछ लोगों ने कहा ना, मैं सचमुच उनको अपना बड़ा भाई मैं मानता हूं। तो गलत किया, जिन्होंने कहा गलत किया ना। सीमा परिवारों में ही जो एक बड़ा बेटा होता था वह जो है खालसा पंथ स्वीकार करता था, और देश की संस्कृति को बचाने में जो योगदान सिख समुदाय का है, प्रभु जी, ये भारत कभी भूल नहीं सकता है।
अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स घुस गए हैं इसके अंदर। जो मैं कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं उसको सुनिए। मैं सुन रहा हूं आपकी बात। बस वही है। भड़के क्यों लोग? जो वही है। आपको लगता है भड़काने का कारण आपके अंदर से किसी ने कर दिया? सिख समाज के प्रति हमारे मन में बेहद, किसान भी या सारे? मैं तो उनकी खाली सिख क्या, किसानों की बात कर रहा हूं ना कि आप सब बड़े भाई हो। क्योंकि परिवार का जो बड़ा बेटा होता था हिंदू परिवार का, उसमें से एक खालसापन स्वीकार करता था। गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे? इसका जिसने भी ये स्टेटमेंट दिया आप डिसअप्रूव करते हैं ना, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। आप डिसअप्रूव करिए, लेकिन मैं किसी को खालिस्तानी वगैरह, किसी किसान को खालिस्तानी वगैरह मैं मानने को तैयार नहीं। राजनाथ जी, एक बात मेरे को चिंता का है, आप रक्षा मंत्री हैं, आपके रक्षा मंत्री के नेतृत्व में 26 जनवरी सब होता है, वहां पर वेलकम करते हैं। ये जो आएंगे ट्रैक्टर लेकर के थे, सारे 70,000 80,000 ट्रैक्टर कैपिटल में आएंगे, तो इसके बारे में आप क्या लगता है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? नहीं, मैं समझता हूं कि इसका समाधान किसान भाई ही सोच विचार कर निकालेंगे। वो देश के गणतंत्र दिवस को किसी भी सूरत में विफल करने की कोशिश नहीं करेगा हमारा किसान भाई, हमको विश्वास है। नहीं, आप उनको अपील कर रहे हैं या उनको? मैं सचमुच मैं बताऊं, हमारी बहुत ही कंस्ट्रक्टिव अप्रोच यानी रचनात्मक सोच हमारे किसान भाइयों की है, ऐसा मेरा विश्वास और भरोसा है। शेष बातें तो भविष्य के गर्भ में छिपी हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। गणतंत्र दिवस अभी भी आपने लिमिट किया, छोटा कर दिया पहले से ज्यादा? नहीं, वो तो कोविड के कारण किया है सामान्यतः। पर ये इनका प्रोसेस जो है गणतंत्र दिवस पर रैली निकालना, अपनी स्वतंत्र फार्मर दिवस जो भी कहना चाहते हैं, इसके बारे में, क्योंकि पहली बार हो रहा है वर्ष के अंदर कि जहां जो भी करना होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि इस गणतंत्र दिवस को विफल करने की कोशिश हमारा किसान भाई नहीं करेगा। ये हो सकता है कि अपनी ट्रैक्टर रैली निकालनी हो तो ट्रैक्टर रैली भी निकालेंगे, तो भारत का तिरंगा झंडा लहराएंगे किसान भाई, मेरा विश्वास है। नहीं, कॉन्सेंस आपने जो किसान भाई तो है, किसान क्या एक है, बाकी भी चीजें भी इस देश के अंदर भी हैं, क्योंकि आपका इकोनॉमी डाउन है थोड़ी सी, क्योंकि कोविड के कारण सारे यहाँ हमारे भारत भी उतनी तेजी से नहीं गिरा जितना बाकी लोग गिरे हैं। पर सवाल ये कि हमारी इकोनॉमी तो डाउन है ही। मैं जो आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कोविड-19 के कारण हर देश की अर्थव्यवस्था पर एडवर्स इम्पैक्ट हुआ है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, यह तो मानना पड़ेगा। भारत भी उससे प्रभावित है, इसमें कहीं दो मत नहीं। जो मैं सवाल जिसके ऊपर आ रहा हूँ, एक चीज मैं बता दूं आपको, कृषि क्षेत्र की वह ताकत है और किसानों की वह ताकत है कि जब भी भारत में इकोनॉमिक रिसेशन का दौर आया है, आर्थिक मंदी का दौर आया है, तो उस आर्थिक मंदी के दौर में भी भारत को संभालने का काम यदि किसी ने किया है, हमारे किसानों ने किया है और इस कृषि क्षेत्र ने किया है। अब घर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि कई बार आपके ऊपर, जैसे वेस्ट बंगाल में चुनाव होता जा रहा है, जहां भी चुनाव होता है आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप पोलराइजेशन करते हैं, हिंदू मुस्लिम का इशू कर लेते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? वेस्ट बंगाल के अंदर जो कुछ हो रहा है, वहां पर इंटरफेरेंस करना, वहां के गवर्नर जिस तरह से बोलते हैं, आपको लगता है कि राजनीति कोई घटिया होती जा रही है, तू मैं? यदि कहीं पर भी कानून और व्यवस्था का प्रश्न खड़ा होता है तो अंततः वह जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की ही होती है ना। चाहे किसी का कोई प्रदर्शन निकल रहा हो, कोई धरना हो रहा हो, अथवा लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी कार्यक्रम होते हों, यदि उसके ऊपर कोई आक्रमण करता है, कोई हिंसा पैदा करता है, तो इसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की ही बनती है। नहीं बनती है, पर लेकिन पोलराइजेशन का जहां तक प्रश्न है, पोलराइजेशन का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता हमारे लिए। तो सभी धर्म और मजहब के मानने वाले लोग सब समान हैं। जो आपके नेता वहाँ के लोकल भाषण देते हैं, वो हमेशा मुस्लिम इशू उठा करके ये हो रहा है, मदरसों में ये हो रहा है। तो आप चले जाइए चुनाव में, तो कांग्रेस के लोग भी मिल जाएंगे बोलते हुए। हो सकता है कोई करता हो, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन दूसरी राजनीतिक पार्टियों में भी मैंने देखा है। नहीं, आपके गवर्नर जिस तरह के स्टेटमेंट, आपके गवर्नर जो इस तरह से स्टेटमेंट रोज देते हैं, ये किसी गवर्नर ने, आपने इतने साल से सबसे सीनियर राजनेता है, गवर्नर को इस तरह से डायरेक्ट अटैक करना सरकार के ऊपर कभी देखा आपने? इस पोलराइजेशन के लिए हो रहा है ना ये सब? नहीं, मैं समझता हूं कि हमारे वो संवैधानिक प्रतिनिधि हैं, वहां पर वो बैठे हुए हैं, भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा वो नियुक्त। वो राष्ट्रपति को लिखे चिट्ठी जो लिखनी है उनको लगता है कि कहीं पर संवैधानिक मान्यताओं को चोट पहुंच रही है, तो स्वाभाविक है कि उसके कारण वो रिएक्ट होते होंगे। चिट्ठी लिखे ना राष्ट्रपति को, लेकिन वह मर्यादाओं को कभी नहीं तोड़ते। आपको लगता है उन्होंने मर्यादा नहीं तोड़ी? अभी इससे ज्यादा बोलना चाहिए उनको। नहीं, बोलना नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि बोलना चाहिए। तो आपने कहा मर्यादाओं को नहीं छोड़ा उन्होंने, बिल्कुल। पर वेस्ट बंगाल में आपको क्या लगता है, आपकी सरकार बनेगी वहां पर? जैसे आपके लोग क्लेम कर रहे हैं, नड्डा जी कर रहे हैं, अमित शाह जी कर रहे हैं। मैं तो आश्वस्त हूं कि वेस्ट बंगाल में सरकार बनेगी। कारण जनता का झुकाव तेजी के साथ बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। केवल वेस्ट बंगाल नहीं, मैं तो
इस देश के दूसरे राज्यों की भी बात यह कर रहा हूं, इधर 6-6.5 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जिस तरीके से काम किया है और जमीनी स्तर पर जो काम किया है, चाहे वो शौचालय बनाने का काम हो अथवा लोगों तक, हर परिवार गरीबों तक गैस चूल्हा पहुंचाने का काम हो, आयुष्मान भारत की योजना का काम हो, अथवा ये लोगों को गैस कनेक्शन की बात होगी, घर उपलब्ध कराने का, आवास उपलब्ध कराने का काम, और कृषि सम्मान निधि के अंतर्गत सीधे उनके खातों में, किसानों के खातों में पैसे उपलब्ध कराने के। राणा जी, पर आपने ये सब किया मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री देश के बने ऑपोजिशन के, जिन्होंने अपनी पार्टी को 30 साल के बाद मेजोरिटी दोबारा लाकर लाई। ये अपने आप में इतिहास है। परंतु जब स्टेट लेवल पे आते हैं, पहले राउंड में तो आप जीते, उसके बाद पिछले 4 साल का रिकॉर्ड, 3 साल का रिकॉर्ड देखें, हर प्रदेश में आप हारते चले आ रहे हैं। और गुजरात, बिहार में भी आपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोबारा सरकार बना ली, दूसरी बात है। आप हर स्टेट चुनाव तो हारे ना। मोदी जी जब जाते हैं चुनाव में तो जीत जाते हैं आप, पर स्टेट लेवल पे आपकी लीडरशिप क्यों नहीं खड़ी हो पा रही? क्योंकि मोदी जी इतने बड़े हो गए कि बाकी बोने दिखाई देने लग गए। नहीं, बोने होने कुछ भी नहीं। जहां तक राज्यों में भी लीडरशिप, बाकी ज्यादा सड़क तोड़ जाते हैं, आपने तोड़ के सड़कें बनाए। राज्यों में लीडरशिप है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन यह है कि राज्य के जब चुनाव होते हैं, इसलिए कह रहा हूं, तो राज्य से संबंधित जो कुछ मुद्दे होते हैं, 2 साल के अंदर 6 चुनाव हुए स्टेट असेंबली में, अब 4 हार गए, उसमें 5 हार गए लगभग। हाँ, लेकिन इस समय तो पूरे देश को मिलाकर देखिए तो लोकसभा चुनाव होगा, शायद मोदी जी दोबारा से जीत करके आए। अधिकांश राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार, एनडीए की कम होगी ना, पहले से 16 में थी, अब 12 में रहेगी, 13 में रहेगी, अब कम तो होते जाते हैं स्टेट पार्टी में। कि स्टेट लेवल पे आपके नेता बड़े अब दिखाई नहीं देते। बीजेपी बड़ी हो गई पर नेता नहीं बड़े हुए। नहीं, चिंता मत करिए प्रभु जी, आपकी सारी चिंताएं दूर होंगी, सारी चिंताओं का समाधान होगा। आप सबसे बड़ी पार्टी है, 16 करोड़ मेंबर हैं आपके, सबके सदस्य में। बिहार में आपके सबसे वोट आपको उससे भी आधे पड़े जितने आपके मेंबर हैं। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो नई भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें ज्यादा वोट का यहां तक देखते हैं ना, जैसे कि वोटिंग का परसेंटेज सामान्यतः क्या होता है, 50%। आप क्योंकि अध्यक्ष 3 बार अध्यक्ष, आप पहले व्यक्ति है जो 3 बार, अटल जी पहले जनसंघ में रहेंगे, अडवाणी जी रहेंगे, पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष 3 बार आप ही बने, और तो कोई बना नहीं। इसलिए मैं एक्सपीरियंस के बेसिस बोल रहा हूँ, जो आज की भारतीय जनता पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी अमित शाह जी ने अपने मेंबरशिप करके बना दी, उस पार्टी के अंदर मिडिल लेवल स्टेट लेवल पे क्यों नहीं खड़े हो पा रहे? नहीं, खड़े हो रहे हैं क्योंकि आप सरकार जाए तो तोड़ के बना देते। अरे अभी तो 5, 5.5, 6 साल के लगभग हुए हैं। आप देखेंगे, आप 2-3 साल में आपको दिखाई देने लगेंगे सब सारे कद्दावर नेता राज्यों में, जो राज्य शेष बचे हैं। कई राज्यों में हमारे कद्दावर नेता हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मैं एक बात जो आपसे, आप अध्यक्ष रहे हैं, जो पूछना चाहता हूं आपसे कि आपकी अध्यक्षता में 2 प्रधानमंत्री आए, चुनाव हुए। आपने अडवाणी जी को पहले अनाउंस किया, उसके बाद मोदी जी को भी आपने अनाउंस किया। अडवाणी जी के, मैं इसलिए कह रहा कि पार्टी के अंदर अध्यक्ष आम वर्कर जो था उस वक्त था, मिडिल लेवल, उनको लगता था कि अडवाणी जी नहीं बन सकते, उम्र के हिसाब से भी हैं, एक्सपीरियंस भी है, और वो नहीं बन। आपने अपनी पार्टी की जो विचारधारा, जो आम ओपिनियन था, उसके विरोध में जाकर के अनाउंस कर दिया उनका नाम। अटल जी का नाम अडवाणी जी ने किया था 1996 में, बिना पार्टी के पूछे हुए। पार्लियामेंटरी बोर्ड में फैसला किया था वो भी, और मोदी जी का भी जब अनाउंसमेंट हुआ था। मैं आ रहा एक करके आ रहा हूँ, पार्लियामेंट्री बोर्ड में फैसला, पार्लियामेंट्री बोर्ड में तो बाद में आया, मैं पहले बात करता रहा हूँ। अडवाणी जी ने अनाउंस किया था अटल जी का बिना पार्लियामेंट्री बोर्ड के, कि हमारे प्रधानमंत्री के, आप तो थे पार्टी में उस वक्त 1996 में। अडवाणी जी का आपने पहले प्रपोजल दिया अध्यक्ष से आप, और उसके बाद मोदी जी का भी सारे पार्टी के टॉप के लेवल, सबको पता है, अखबारों में छपा, नई बात का, मोदी जी के खिलाफ थे, और आपने उसके खिलाफ जाकर के मोदी जी का अनाउंस किया। इसमें आपने क्या देखा मोदी जी में? क्योंकि जो आपने अनाउंस किया वो सच, आप मेजोरिटी भी आ गए, उसके बाद दोबारा गोवा में जो अनाउंसमेंट हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट जो चलते हैं, गोवा में जो मैंने अनाउंसमेंट किया था, वो इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के रूप में उनका उसके बाद अनाउंसमेंट किया था। उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाकर जो है उनका, पर उस विरोध हुआ था ना, कुछ लोगों ने विरोध किया था, ऊपर नहीं किया था कि नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर उसमें होती है। हाँ, तो आपने अनाउंस किया, इसके पार्टी के मिडिल लेवल से आप बातचीत करते थे, या आपके आसपास के लोग थे, फॉर्मर अध्यक्ष थे, उन सबसे पूछा नहीं किसी से? आपने सबको विश्वास में लेकर किया, ऐसा नहीं। जब आपने पहले गोवा में अनाउंस किया था, विश्वास सब मानते थे कि सर्वाधिक लोकप्रिय नेता जी कोई है, तो संघ से पूछे किया था क्या? मैंने कहा सबसे बातचीत हुई है, सबसे जिन लोगों से भी बात करनी चाहिए, सबसे बात मैंने किया है। तो आपको लगे, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट से तरीके से चले दोनों बार अध्यक्ष,
आपने जो पब्लिक में परसेप्शन था उसके विरुद्ध जाकर के अनाउंस किया ना। पब्लिक परसेप्शन, पब्लिक मीन पार्टी की पब्लिक ना, जनता नहीं की बात कर रहा हूँ, जनता की नहीं, जनता को अलग रखिए। नहीं, मोदी जी का जहां तक प्रश्न है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कार्यकर्ताओं में भी बहुत लोकप्रिय थे और देश की जनता में भी सर्वाधिक लोकप्रियता उन्हीं की थी। आप अटल जी के विद इन द पार्टी भी। आप अटल जी के भी मंत्री रहे और मोदी जी के भी मंत्री हैं, आप दोनों में फर्क क्या देखते हैं? देखिए, कभी भी नेताओं की तुलना नहीं करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा अच्छा कौन है, तुलना फर्क होता है अपना सोचने तुलना का। नहीं करिए। हर की अपनी अपनी काम करने की एक शैली होती है। तो शैली क्या फर्क है इन दोनों की? मैं समझता हूं कि उसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। चर्चा करने का कोई लोगों को पता है औचित्य क्या नहीं है। पता क्या बने, चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं। हम तुलना नहीं करना चाहते। ये तुलना तो कर ही ना। क्योंकि आज के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भी अटल जी को अपना आदर्श मानते हैं। अब बाकी जो मैंने पहले कहा, पोलराइजेशन की बात हो रही है, लव जिहाद की एक नई कहानी शुरू हुई है। यह सब आपके 6-7 स्टेट्स ने लॉ पास कर दिया। हम लोगों ने नहीं दी है। ये टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने नहीं दी है। नहीं दिए, पर लव जिहाद के नाम से कानून तो बना रहे हैं ना आप, किस लिए बना रहे हैं, क्या जरूरत लेकिन है? इतना मैं मानता हूं, देखिए, मैं समझता हूं कि प्रलोभन अथवा भय के द्वारा धर्म परिवर्तन ये किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। अब तो उसके अंदर और भी कानून बहुत सारे हैं। आप प्रलोभन देकर के किसी को भी जेल डालते थे, ये नया कानून बना करके, ये पोलराइजेशन का एक एग्जाम्पल है ना, कि जब कानून आपके 10 और हैं आईपीसी के अंदर, जिसके अंदर इस तरह के लोगों को जेल में डाला जा सकता है। पर अलग कानून बनाने का मतलब ये कि आप पॉलिटिकल इशू बना करके, प्रोपेगेंडा करके सब चीजें करना चाहते हैं। आप राज्य सरकारों से बात करिए, वो बतलाएंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सरकारें तो आपकी है ना, ये धर्म परिवर्तन प्रलोभन देकर जी कोई कराने की कोशिश करता है तो ये बहुत बड़ा अपराध है। कानून जो बन रहे हैं ठीक बन रहे हैं, सभी लोग अपने अपने धर्मों का पालन करें, मिलजुल कर साथ रहें। तो कानून के बनाने की आपको लगता है ठीक है या नहीं, बनने चाहिए कि बनने चाहिए? नहीं, कई राज्यों में इसका दुरुपयोग किया है लोगों ने, जिस तरीके से जिस प्रकार की हरकत की है, इसलिए कानून लाने की जरूरत पड़ी है। नहीं, हरकत तो वहां तक लोगों ने मिसयूज किया, आप कहते हैं कि जिन लोगों ने भी मिसयूज किया, उन लोगों को देखकर, मिसयूज करने वालों को देखकर ही तो कानून बनाने की जरूरत पड़ी है। नहीं, क्योंकि एक विचारधारा के हिसाब से, क्योंकि आपको मैंडेट मिला है और आपने जैसे राम मंदिर भी किया, उसके बाद ट्रिपल तलाक भी हुआ, 370 भी खत्म किया जो भारतीय जनसंघ का ओरिजिनल मैनिफेस्टो में था। इसी मैंडेट पर जीते ही। हाँ, तो इसलिए आप जो अपने मैंडेट के हिसाब से चल रहे हैं, धर्म परिवर्तन, ये लव जिहाद तो किसी आपके मैनिफेस्टो में था नहीं ना, कि धर्म परिवर्तन के लिए भी हम कानून लाएंगे। तो इसलिए मैं ये क्या कारण बन के आपको लगता है कि धर्म परिवर्तन की आंकड़े जो आ रहे हैं इतने बड़े भयानक आंकड़े नहीं? स्पष्ट रूप से इस मत का हूं, ठीक है, व्यक्तिगत स्तर पर कोई धर्म परिवर्तन कर लेता है तो उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सामूहिक धर्मांतरण का एक सिलसिला चलाया जाता है वो तो रुकना चाहिए, किसी भी सूरत में उसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। धर्म परिवर्तन के लिए व्यक्तिगत आपका मानना है कि धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए किसी कारण से प्रलोभन दे करके। सवाल मैं तो बार बार पूछ रहा हूँ कि इसकी पॉलिटिकल नेसेसिटी क्या है, क्योंकि आंकड़े जो हैं वो ये नहीं बताते कि धर्म परिवर्तन प्रलोभन के द्वारा बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है। बहुत बड़ी संख्या में हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में हुआ। मैं तो आंकड़े होम मिनिस्ट्री के, आप भी होम मिनिस्टर रहे हैं, होम मिनिस्टर रहा हूं, इसीलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं 1957 से लेकर हुआ है, क्योंकि हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको लगता नहीं कि आप व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, मैं किसी से भी शादी कर लूं, हिंदुओं ने मुसलमानों से शादी कर रखी है, बड़ी बेटी है, सभी अपने शादी कर लिया, अपने अपने धर्मों का पालन करें। कोई किसी को बाध्य करेगा कि नहीं तुम ये धर्म परिवर्तन करो, क्योंकि कोर्ट ने, यदि इंडिविजुअल यदि कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो मजिस्ट्रेट के सामने जाकर, इलाहाबाद कोर्ट के सामने आपके खिलाफ जजमेंट दे दी ना, कोर्ट से छोड़ दिए, कहा कि ये कानून गलत है जो बना रहे हैं। तो कोर्ट के सामने जाए, कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है व्यक्तिगत स्तर पर, कोर्ट ने तो केस में, तो कोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने जाए, उसके सामने कहे कि मैं स्वेच्छा से इन कारणों से मैं धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि उस पर किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन सामूहिक धर्मांतरण यह सिलसिला बंद, सामूहिक हुआ नहीं ना, लेटेस्ट पहले तो होते थे, क्रिश्चियन करते थे ज्यादातर लोग। नहीं, बिल्कुल कोई हो, चाहे क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, किसी को सामूहिक धर्मांतरण की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। पर मैं आपसे जो लव जिहाद की बार बार इसका, क्योंकि लव जिहाद यूपी के संदर्भ में काफी होता है कि यूपी में तो राम मंदिर भी बन रहा है, योगी जी काम भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये जब जो हो रहा है, योगी जी की परफॉर्मेंस आप कैसे देखते हैं? A1 किस, जरा बताइए किस किस खाते में? सब कुछ किया, पूरी ईमानदारी, निष्ठा और लगन के साथ वो काम कर रहे हैं। कि सबसे ज्यादा आजकल अखबार में पूरा जीवन ही उनकी जन सेवा के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री के रूप में तो मैंने इस रूप में देखा, दिन रात मुख्यमंत्री रहे हैं, आपको अंदर की बातें ज्यादा पता है कि समाज के सभी वर्गों के लिए वो करने की कोशिश कर रहे हैं।
इस रूप में देखा है मैंने। तो A1 परफॉर्मेंस है यूपी से। A1 स्टेट ऑफ स्टेट में आप उनको सबको A1 मानेंगे आप? नहीं, हम किसी से तुलना नहीं करना चाहते, लेकिन योगी जी यूपी के अंदर आज तक के जितने मुख्यमंत्री हैं, जिसमें आप भी शामिल हैं, हाँ, मैं कहता हूं उनका परफॉर्मेंस A1 है। आप सबसे बेटर है जितने आज तक के मुख्यमंत्री रहे वहां। मैंने A1 परफॉर्मेंस है। हाँ, मेरा यहां तक सवाल है, मैं कह दूंगा कि हाँ मुझसे बेटर है। ऑपोजिशन की बात जो कर रहे हैं, ऑपोजिशन के साथ कोई डायलॉग आप लोगों का नहीं हो रहा है कई सालों से, इसका कारण क्या है? क्यों? हमारी तो सबसे बातचीत होती है। आपकी मतलब सरकार की तरफ, जैसे आपकी थी नीति आयोग, नीति आयोग काउंसिल बनी थी एक, नीति आयोग काउंसिल की मीटिंग शुरू में हुई, अब पिछले 2 सालों में मीटिंग आयोग की क्यों नहीं होती? काउंसिल कहाँ हुई बताइए, लास्ट बताइए कब? नहीं, तो हो सकता है कि पेंडेमिक के कारण, पेंडेमिक के कारण इलेक्शन हो सकता है, पेंडेमिक के कारण, क्योंकि शिवराज चौहान जो थे एग्रीकल्चर कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने 3 बिल जो पास किया आपने, उन्होंने नीति आयोग की वो तो मीटिंग्स मैंने ही कंडक्ट की है होम मिनिस्टर के रूप में, कई सारी मीटिंग। हाँ नहीं, उसके बाद साल 1.5 साल नीति आयोग काउंसिल में जो कमेटी बनी थी, उस काउंसिल में जो कमेटी की रिपोर्ट आनी चाहिए थी ना, शिवराज जी की कमेटी जो बनाई गई थी, नीति आयोग काउंसिल में बनाई थी, जब सारे चीफ मिनिस्टर बैठे थे, उसमें अलग अलग ग्रुप बने थे, उसमें ये भी कमेटी बनी थी। मैं कह रहा हूँ इसलिए जो कमेटी काउंसिल, मैं कह रहा हूँ कि आयोग ने ही जो कमेटी बनाई थी, उसी कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर ही सब कुछ। काउंसिल की मीटिंग नहीं की ना आपने फिर अप्रूव कराने के लिए। मैं ऑपोजिशन की बात कर रहा हूँ, सबको काउंसिल बनाए, मोदी जी का अच्छा नारा था, सबको साथ लेके फेडरल बनने। मैंने जो कमेटी बनी थी उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग संबोधित थे, अधिकांश पॉलिटिकल पार्टीज के लोग। इशू जो उठा रहा हूं कि अलग अलग मुद्दों पर डायलॉग जो है ऑपोजिशन से टूटता चला जा रहा है, इसलिए कन्फ्रंटेशन बढ़ जाती है। हर बार संसद का सत्र प्रारंभ होने के पहले भी बैठक होती भी है, वो तो बातचीत का सिलसिला फॉर्मल बैठक तो होता है, ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं। वैसे भी बड़े बड़े मुद्दों पर आप भी रहे, अटल जी के जमाने में भी रहे, मैंने हम लोग मोदी जी की भी बातचीत होती रहती है, हम लोगों की भी बातचीत होती रहती है। आपके साथ कितने एलाइज से पहले? आज आपके पास शिवसेना सबसे पुराना एलाई छोड़ गया, शिरोमणि अकाली दल छोड़ गए, बहुत सारे नए आ भी गए। नहीं, वो छोटे हैं, दो हम लोग जाति के बेस पर हैं, आप जाति के बेस पर नहीं, प्रिंसिपल पे, आइडियोलॉजी पे अलायंस। तमिलनाडु में अभी फॉर्मल उसने अभी ज्वाइन किया है डीएमके, वो पहले भी कभी इधर उधर। आपको बड़ी पार्टियां जो थी, टीडीपी पहले छोड़ के गई, उससे पहले आपको याद है 2004 में आप तो थे, हारने का कारण। देखिए, यह सिलसिला तो पहले भी चलता रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार हुआ हो, होता है, कुछ परिस्थितियां होती हैं, कभी एलाई जाते हैं, शिवसेना और अकाली दल से कभी छोड़ के नहीं गए, बाकी छोड़कर जाते हैं, तो फिर आते भी हैं, कौन कब आ जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। आजकल अलायंस फ्री फॉर ऑल है, जिसको मर्जी ले लीजिए, जिसको मर्जी छोड़ दीजिए। लेकिन ये आपने देखा होगा, ये गठबंधन धर्म का पालन करने की कला यदि किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। संसद में क्लियर मेजॉरिटी हासिल करने के बाद भी हमने अपने एलाइज को छोड़ा नहीं, वही छोड़ के चले गए। आपको तो हमने नहीं छोड़ा, आपने छोड़ा जी, हमने मंत्रिमंडल में स्थान दिया है। हाँ, आपने क्या, जेडीयू का तो नहीं है अभी कोई भी, एलाई तो है, जेडीयू का मंत्री तो कोई नहीं है ना। अब उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं होंगे हम। नहीं, अब वो जेडीयू जो फैसला करेगी वो बातचीत करके तय करेगा, लेकिन जेडीयू हमारे साथ है। जेडीयू आपके साथ नहीं करा, आपने एलाई। हमारे श्री नीतीश कुमार जी बहुत ही अनुभवी और बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री। आप बड़ी पार्टी हो गई, क्योंकि पिछली अटल जी के जमाने में भी एलाइज काफी छोड़ के गए थे, पर ये 2 पार्टियां जो हैं ये आपके साथ सीमेंट की तरह जुड़ी हुई थी। मेरा मतलब ये है कि मैंने जो बात पहले की कि कंसल्टेशन प्रोसेस जो है, कई बार लगता है उनकी मांग ज्यादा होगी, क्यों माने, जब हमारे पास अपनी मेजोरिटी है, हम जीत के आए, मैंडेट आए हैं, बात ठीक है इसके अंदर, पर सबको साथ ले चलने की कला जो है, कंसेंसस जो कांग्रेस का चार्ज है आपके ऊपर, पर्टिकुलरली राहुल गांधी तो बहुत ही बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि इनको किसी को लेके नहीं चलते, किसी से बात ही नहीं करते। पहले से भी एलाइज की संख्या हमारी बढ़ी है, नंबर ऑफ एलाइज पहले काउंट कर लीजिएगा प्रभु जी, तब मुझसे प्रश्न कीजिएगा। इसके ऊपर नंबर अभी काउंट करना शुरू करेंगे तो शायद प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ बड़ी पार्टी, आप छोटी पार्टी को एक एमपी को जोड़ते चले जाएंगे तो 20-25 हो जाएंगी, चाहे जो कुछ भी हो, एलाइज हमारे बड़े हैं। मैं अलायंस कर, आप एक एमपी के अलायंस पार्टी बना लेते हैं, पहले भी होता था, अभी भी छोड़ के गए होते आपको चंदू पार्टी, पहले भी होता था। नहीं, पर आपको लगता नहीं थोड़ा सा जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है इस वक्त, उसकी भाषा का प्रयोग थोड़ा किसी को भी मैं समझता हूं कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग तो किसी को नहीं करना चाहिए। जो आजकल भाषा का प्रयोग स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में मर्यादाओं का पालन यह अनिवार्य होता है। पर अब लगता है डायलॉग जिस तरह के भाषा का प्रयोग नीचे वाले लोग कर रहे हैं राजनीति में, जिस तरह का, उस तरह का नहीं होना चाहिए ना।
नहीं नहीं, सभी लोग कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। सभी का नहीं है, जो लोग कर वो रहे हैं। सब कुछ लोग तो पहले भी करते थे, आज भी कुछ लोग करते होंगे, लेकिन सभी लोग मर्यादाओं का पालन करते हैं। ऐसा मैं नहीं राजनीति जो है आजकल जो है आइडियोलॉजी की नहीं है, व्यक्तियों की रह गई है। यानी क्यों, आइडियोलॉजी की अहमियत है, ऐसा नहीं है। हमारी पॉलिटिकल पार्टी की एक अपनी आइडियोलॉजी है, हम उस आइडियोलॉजी पर ही काम कर रहे हैं। कांग्रेस की आइडियोलॉजी को देख ली, कभी किसी के साथ, कभी अरे किसी के कांग्रेस की साथ। आइडियोलॉजी ठीक आपकी है। भी हुई जो है, कभी किसी के साथ, नहीं, कभी किसी कांग्रेस के की साथ। आइडियोलॉजी से भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी की चिंता मत करिए। जो हम बोलते थे 1951 में भारतीय जनता की स्थापना के समय, वही आज भी बोलते हैं। राणा जी ये बताइए, मुद्दे भी हमारे वही है। आर्थिक दृष्टि से, हमने कभी भी कंप्रोमाइज नहीं सामरिक किया। दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से भारत अब 2021 शताब्दी के 20वें साल में कहाँ खड़ा है पहले से? नहीं, पहले से भारत बहुत ही आगे है। माने अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत ने जो प्रतिष्ठा अर्जित की है, की थी। आज के हमारे प्रधान ने की है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश उसे स्वीकार करता है। और ये सच्चाई प्रभु जी आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ी है और भारत का वजन भी बढ़ा है। चलो आगे आके देखें। आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ये थी आज की सीधी बात। अगली बार आएगी बारी किसी और हस्ती की और उनसे हम करेंगे सीधी बात। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।